आपके साथ। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं जया सिन्हा। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और कल के हंगामे के बाद आज क्या होंगे आगे के घटनाक्रम होगी हमारी नजर। नासा इसरो का संयुक्त निसार मिशन 30 जुलाई को होगा लॉन्च। करीब 1.5 अरब डॉलर की लागत से तैयार ये सैटेलाइट क्यों है खास, जानेंगे अगले 1 घंटे में। साथ ही होगी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन विधेयक पारित होने की उम्मीद। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों को बताई वजह। अगस्त 2027 तक था कार्यकाल। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया के पक्ष में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड से साबित नहीं होती किसी की भारतीय नागरिकता। बांग्लादेश वायुसेना के F-7 ट्रेनर विमान हादसे में पायलट समेत 20 लोगों की मौत, 170 से अधिक घायल। हादसे के कारणों की जांच के आदेश, 1 दिन का राजकीय शोक घोषित। और महिला शतरंज वर्ल्ड कप में भारत के लिए आज बड़ा दिन। सेमीफाइनल के 2 अलग अलग मुकाबलों में चीनी खिलाड़ियों से होगा कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख का मुकाबला। सबसे पहले बात मॉनसून सेशन की। संसद में आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समयोजन विधेयक चर्चा के लिए पेश करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को पारित करा लिया जाए। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। वहीं राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा मालवाहन विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस बिल को भी आज ही चर्चा के लिए पारित कराने की कोशिश होगी। ये विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य समुद्री माल ढुलाई से संबंधित नियमों को आधुनिक बनाना है, जिसमें वाहकों की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और छूटों को स्पष्ट किया गया है। ये विधेयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप व्यापार करने में आसानी प्राप्त करने और समुद्री क्षेत्र में सुधार करने में मदद करेगा। इसके अलावा दोनों सदन में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोनों सदन में आज महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित है। पहले दिन की अगर बात करें तो संसद सत्र के पहले दिन कल ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा कराए जाने को लेकर सहमति बनी है। लिहाजा देखना होगा कि आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है या नहीं। बहरहाल कल दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की मांग को लेकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया है कि सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन हंगामा जारी रहा। शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा। सरकार ने कहा हर मसले पर चर्चा को तैयार। सरकार तैयार, फिर क्यों संसद में तकरार। मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा।
दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की मांग को लेकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके चलते दिन में बार बार स्थगन के बाद 4 बजे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर जाकर कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। सरकार की ओर से राहुल के बयान पर करारा पलटवार किया गया। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करे, चर्चा से खुद भाग रहे हैं। उधर राज्यसभा में भी सुबह ही सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की गई। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के नोक-झोंक के चलते सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बाइकआउट भी किया। पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। इस बीच लोकसभा की कार्य मंत्रणा समूह की बैठक में कई अहम विधेयकों पर सदन में चर्चा कराए जाने को लेकर सहमति बनी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा कराए जाने को लेकर भी सहमति बनी है। ऐसे में देखना होगा कि मंगलवार को क्या दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हंगामे के साथ यहां पर मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन अगर यहां पर सहमति बनती जरूर नजर आई है। सरकार और विपक्ष के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर यहां पर सहमति बनी है कि 16 घंटे इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और भी तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर यहां पर सरकार लगातार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का जिस तरह से कल रवैया रहा वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, यहाँ पर कल जिस तरह से हंगामे के साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं आज यहाँ पर जिस तरह से हम रिपोर्ट देख रहे हैं, सहमति जरूर बनी है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर? हाँ, देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है वो मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। आपने कल भी देखा कि कई मुद्दे जो हैं वो एक साथ लोकसभा में उठाने की कोशिश की गई। राज्यसभा में भी नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और जेपी नड्डा जो नेता सदन हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पहलगाम जैसे मुद्दे हों, सरकार स्पष्ट तौर पर उस पर चर्चा चाहती है और यह गलत संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है। हम चर्चा चाहते हैं, नियमों के तहत चर्चा चाहते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से उठकर वो बीच में ही मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर कड़ा प्रतिवाद जताने की कोशिश की गई। और लोकसभा में भी देखें तो मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का काम बिहार में चल रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष के सांसद आंदोलित थे। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे निश्चित तौर पर सुर्खियां बटोरते रहे। हालांकि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जो है वो सदन में होगी और उसके लिए समय भी निर्धारित कर दिए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अब आज देखना होगा कि आज विपक्ष का क्या कुछ रवैया जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कई तरह के जो मसले हैं वो विपक्ष के द्वारा उठाए जा सकते हैं। हालांकि इस शोर शराबा और भारी गतिरोध के बीच कल लोकसभा की कार्यवाही तो पूरे दिन भर कई स्थगनों के बाद नहीं चल सकी, लेकिन राज्यसभा में एक पोर्ट और शिपिंग से संबंधित जो विधेयक है उसको
पारित कराने में सरकार को कामयाबी हाथ लगी। जो सर्बानंद सोनोवाल जो परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने एक विधेयक को राज्यसभा से पारित करा लिया। आज देखना होगा कि आज भी एक बिल राज्यसभा में और एक बिल लोकसभा में लिस्टेड है, लेकिन क्या उस पर चर्चा हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। राजेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल मीडिया से बातचीत की मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले, वो भी बेहद महत्वपूर्ण था और उसमें भी इस तरह से बात साफ तौर पर की गई कि कैसे पक्ष और विपक्ष मिलकर इस मॉनसून सेशन को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और ऐसे में जिस तरह से पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार बात हो रही है, उसमें यहाँ पर सराहना की प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों को, किस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा पूरे विश्व में जाकर। ऐसे में जब हंगामे पर उतर आता है विपक्ष और मॉनसून जैसा बेहद महत्वपूर्ण सत्र, ऐसे में उसमें कामकाज में बाधा पड़ रही है, किस तरह से आपको लग रहा है कि रणनीति यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि कामकाज होना चाहिए, चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आइए बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। देखिए, महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अक्सर कहा करते थे कि सत्ता अगर शरीर है तो विपक्ष सदन की आत्मा होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी कोट को आगे बढ़ाते हुए कल विपक्ष की भी जोरदार सराहना की। और सत्ता पक्ष की ये कोशिश होती है कि विपक्ष का रचनात्मक सहयोग लेकर वो सदन को ठीक ठाक तरीके से चलाने की कोशिश की। लेकिन आपने बीते कई वर्षों से जया देखा होगा कि लोकसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में बिल जो है वो लटक जाया करते थे, क्योंकि सरकार के पास जरूरी जो बहुमत थे वो राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की सराहना प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना एक नए, हम कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों वाला जो देश है, उस देश का लीडर, उस देश का प्रधानमंत्री अगर विपक्ष की सराहना करते हो, विपक्ष से यह उम्मीद करते हो कि सदन में प्रोडक्टिव कामकाज जो है वो देखने को मिले। और उन्होंने मानसून सत्र को विजय उत्सव के रूप में भी मनाने की, याद करने की बात करी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जैसे मुद्दे पर जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाने की कोशिश की गई, उसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा आश्वस्त दिखाई पड़े। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने मिनटों में पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री समेत पूरा सत्ता पक्ष ये चाहता है कि पहलगाम में जिस तरीके से टूरिस्टों के साथ जो वारदात हुए, जो घटनाएं घटी, उसकी पूरी जानकारी सरकार सदन के भीतर दे और किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत सरकार ने जो कार्रवाइयां की है उसको भी बहस के जरिए हम रखने की कोशिश करें, बशर्ते कि विपक्ष रचनात्मक सहयोग करे और सदन का जो कामकाज है वो ठीक ठाक ढंग से चल सके। बिल्कुल। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक और खबर पर यहाँ पर नजर डालते हैं। किस तरह से अगर हम बात करें तो सरकारी आवास में जिस तरह से जली हुई नकदी बरामदगी के मामले में फंसे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसद का सत्र शुरू होते ही संसद में उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। इस पर 150 से अधिक लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। और अगर हम बताएं आपको तो हस्ताक्षर करने वालों में बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जनता दल सेक्युलर, असम गण परिषद, शिवसेना, जनसेना पार्टी, सीपीएम, एसकेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, स्वराज इंडिया पार्टी समेत तमाम दल शामिल हैं। इन लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और 218 के तहत हस्ताक्षर कर नोटिस दिया है। हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा बीजेपी से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, पीपी चौधरी, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल आदि शामिल हैं। राज्यसभा में भी इसी संबंध में एक अलग प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस सांसद और विप नासिर हुसैन ने दिया है, जिसे 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। किसी भी जज को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 या फिर राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की ये जो कवायद है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और किस तरह से ये महाअभियोग की कवायद आगे बढ़ रही है, ये देखने वाली बात है। हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और
बीजेपी के कई सांसद शामिल हैं। तो राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त, जानकारी उनसे ले लेते हैं। राजेश, जस्टिस वर्मा के खिलाफ जिस तरह से ये महाअभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और पक्ष विपक्ष तमाम सांसदों के हस्ताक्षर इस पे किए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और कैसे ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, कल जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी जया, तो उस स्थगन के बाद जो नासिर हुसैन, जिनका जिक्र आपने किया, जो कांग्रेस के सांसद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने आकर मीडिया से बातचीत करी थी और उन्होंने कहा था कि सत्ता पक्ष के द्वारा जो इम्पीचमेंट के लिए हस्ताक्षर जो कराए जा रहे हैं वो लोकसभा में, और विपक्ष के द्वारा राज्यसभा में महाभियोग लाने की जो कवायद है वो पूरी की जा रही है और 50 सांसदों के हस्ताक्षर राज्यसभा में और 100 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर लोकसभा में करने के बाद इसको दोनों सदनों में लाया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कल एक जो पोर्ट और शिपिंग से संबंधित जो विधेयक था, उस विधेयक के पारित होने के बाद जब स्पेशल मेंशन पर सांसद सवाल पूछ रहे थे, उसी बीच सभापति जगदीप धनखड़ सदन में आते हैं और उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई और सांसदों से ये भी कहा कि आप हस्ताक्षर जो हैं करते हैं तो दोनों सदनों में उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर सोच समझ कर किया जाना चाहिए। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हस्ताक्षर जो हैं किए जाने के बाद सांसद मुकर भी जाते हैं। ये पहले विपक्ष के कई सांसदों के बारे में ऐसा कहा जाता रहा है। तो इस बात को लेकर उन्होंने सांसदों को सचेत भी किया और कहा कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ अगर काम करते हैं तो हस्ताक्षर करने के बाद मुकरे नहीं, क्योंकि यह जो संसदीय परंपरा है, जो लोकतांत्रिक परंपरा है, उसमें इसकी बड़ी अहमियत है। तो हम कह सकते हैं कि कल शाम में इसके बाद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उनके कमरे में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनकी एक बैठक हुई और कैसे महाभियोग लाने की तैयारी पूरी की जाए, इसके लिए उसमें जो है वो बैठक की गई। और बैठक में ये देखने को मिला कि तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आकर रायशुमारी करते हुए देखे गए। लेकिन क्या कुछ उस बैठक में पुख्ता जो फैसला हो पाया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आज उम्मीद की जा रही है कि इस पर कवायदों को आगे बढ़ाया जा सकता है और महाभियोग लाने की तैयारी जो है वो सरकार के द्वारा सत्ता पक्ष के जो सांसद जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं या विपक्ष के सांसद के द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए हैं, उस कवायद को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो आज की जाएगी। जब सदन की कार्रवाई चलेगी तो आज पता चल पाएगा कि आखिर इसमें कितनी प्रगति हो पाई है और क्या कुछ स्टैंड जो है वो सांसद ले पाए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आज 11 बजे संसद की कार्रवाई की शुरुआत होगी। देखना है किस तरह से आज की कार्रवाई की शुरुआत होती है, पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहता है और जस्टिस वर्मा के महाअभियोग को लेकर क्या कुछ प्रगति यहाँ पर निकल कर आती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे।
शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार, न्यूज नाइट में सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, रोटूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। इसके साथ ही सर को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा कि फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना उसकी जिम्मेदारी है और वह संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा रहा है। आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हो। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान का सबूत है, इसके जरिए किसी की नागरिकता साबित नहीं हो सकती, इसलिए उसे 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि सर में दूसरे डॉक्यूमेंट को सप्लीमेंट देने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड की बहुतायत को देखते हुए इसे 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सर की प्रक्रिया में भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राशन कार्ड समेत सभी डॉक्यूमेंट को देखेंगे। उस डॉक्यूमेंट को स्वीकार करना या ना करना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। वो हर केस में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला लेंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास आरोप को स्थापित करने के लिए कोई ठोस मटेरियल नहीं है। आयोग के पास सर कराने का अधिकार है। चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों की ओर से वो हर संभव कोशिश की गई है जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वाजिब मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर ना हो। यही नहीं, इस प्रक्रिया में कई स्टेज पर वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया को पूरा किए बगैर या न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के तहत पूरा मौका दिए बगैर मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर सर कराएगा। इसकी शुरुआत बिहार से इसलिए की गई है क्योंकि पूरे देश में इसी साल नवंबर में चुनाव होना है। इसका मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना और अयोग्य लोगों को इस सूची से बाहर करना है। तो फर्जी वोटरों को हटाना है हमारी जिम्मेदारी। बिहार सर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है और इलेक्शन कमीशन की ओर से यहां पर तमाम तथ्यों को साफ तौर पर रखा गया है और जितनी भी अफवाहें इससे जुड़ी चल रही हैं उनको भी सिरे से नकारते हुए कहा गया है कि फर्जी वोटरों को हटाना उनकी जिम्मेदारी है और वो इसे भली भांति कर रहे हैं, क्योंकि वोट का अधिकार सिर्फ एक बिहारी का है बिहार चुनाव में, ना ही किसी बाहरी का। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जरूरत है अपनी दावेदारी और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, 11 डॉक्यूमेंट जो हैं उनमें आधार कार्ड को यहां पर शामिल नहीं किया गया है।
कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चुनाव आयोग तरजीह दे रहा है, उनकी भी यहाँ पर पूरी डिटेल्ड में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो किस तरह से देश में बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उन बातों का भी यहाँ पर, उन तथ्य का भी हवाला दिया है चुनाव आयोग ने, और किस वजह से किन्हीं डॉक्यूमेंट्स को नहीं रजिस्टर किया जा रहा, उसका भी यहाँ पर सफाई इलेक्शन कमीशन की ओर से दी गई है। और यहाँ पर खबर ढाका से। ढाका के उत्तरा स्थित माइलस्टोन कॉलेज परिसर में बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट सहित कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 170 से अधिक घायल हुए हैं। विमान दोपहर करीब 1:30 पर कॉलेज की इमारत से टकराया। बांग्लादेश आर्मी और फायर सर्विस की टीमें तत्काल बचाव अभियान में जुट गईं। घायलों को ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भर्ती कराया गया है। संस्थान ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। 0194904369 जारी किया गया है। घटना के मद्देनजर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार चीन निर्मित इस विमान का इस्तेमाल पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए होता था। अभी तक हादसे की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। तो हादसे के कारणों को लेकर इस वक्त जांच जारी है। बेहद विभत्स हादसा, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से इमारत में आग लग गई और करीब 1:30 बजे ये विमान इस इमारत से टकराया। और ढाका से नवल संघ परमार हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। नवल संघ, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस वक्त जो लोग इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं नवल? अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 22 जी अभी तक की जो जानकारी उसके हिसाब से 22 लोगों की जाने गई है इस हादसे में, और 170 के आसपास लोग जो है अभी अलग अलग अस्पताल में सारवार ले रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लोगों को बर्न रिलेटेड इंजरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभी जो ढाका के न्यूज़पेपर में और आम लोगों की जबान पे है वो है कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में ढाका शुमार है, और जो एयरफोर्स बेस, बांग्लादेश एयरफोर्स का जो बेस है कुर्मितोला बेस, वो ढाका सिटी के मध्य में है। तो ऐसी घनी आबादी वाले शहर में, सिटी के मध्य में इस टाइप का जो एयरफोर्स बेस को मिलिट्री ऑपरेशन के लिए या ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज करना, और जिससे एक घटना हुई उसकी अंदेशा काफी लोगों को था और काफी लोग उसके बारे में चिंता भी जताते थे। लेकिन अभी जो एविएशन सेक्टर के एक्सपर्ट है और जो रक्षा विशेषज्ञ है, उनका भी मानना यह है कि ढाका जैसे शहर के मध्य में इस टाइप का जो एयरफोर्स बेस को चलाना और उसमें भी ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो ये उसकी वजह से हादसा हुआ है जिसमें काफी लोगों की जाने गई है। और देखा जाए तो एक तरीके से उसमें जो ज्यादातर जो है स्कूल के बच्चे हैं, 22 में से करीबन 15-16 बच्चे होने की संभावनाएं हैं। तो ये जो हादसा हुआ है वो टेक्निकल माल फंक्शन के कारण हुआ है, ऐसा ISP इंटर सर्विस पर्सनल रिलेशन जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस का है उनका कहना है कि वो टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से हुआ है। लेकिन उससे चलते पूरे ढाका में शोक का माहौल है और काफ़ी जो बच्चों का डेथ हुआ है उनसे उनके पेरेंट्स वगैरह भी काफ़ी दुखी है। अभी 170 के आसपास लोग जो है अलग अलग अस्पताल में सारवार ले रहे हैं, उसमें से करीबन 50 के आसपास ऐसे व्यक्ति है जिनका बर्न इंजरी 70% से ज़्यादा है, और 8 से 10 लोग जो है वो अभी क्रिटिकल सिचुएशन में, हो सकता है उनमें भी और कैजुअलिटी बढ़े। ये सिचुएशन है अभी यहाँ ढाका में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ढाका में से हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं, बेहद विभत्स हादसा जब एयरफोर्स का F-7 ट्रेनर विमान एक इमारत से टकरा गया, और जिस तरह से जानकारी अभी मिल रही है करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत इसमें हुई है, और इसमें ज़्यादातर बच्चे भी शामिल हैं। सवाल कहीं उठ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से राजकीय शोक भी घोषित किया गया है और इस पूरे हादसे की जाँच भी चल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।
और आइए अब एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। इसरो और नासा संयुक्त रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कीर्तिमान रचने की तैयारी में है। 30 जुलाई को इसरो और नासा मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट प्रक्षेपित करेंगे। इस मिशन को निसार नाम दिया गया है। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। निसार मिशन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बार फिर स्पेस में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। दरअसल इसरो नासा के साथ मिलकर मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। इस मिशन को निसार का नाम दिया गया है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक निसार 30 जुलाई की शाम 5:30 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे इसरो के GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार मिशन पर जानकारी साझा की। दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ने अपने X, फेसबुक और YouTube चैनलों पर इस ब्रीफिंग का सीधा प्रसारण किया। The NISAR satellite is in India in its final preparations for launch, coming up on July 30th. What you see here is the spacecraft bus is this square cube over here on the right, and that's what provides all the services to operate the satellite. These solar array panels are attached to the spacecraft bus, and that's for powering the system. The radars are then used to illuminate this very large antenna you see here, and that's probably the most prominent feature that the NISAR satellite. दरअसल 1.5 अरब डॉलर की लागत से तैयार ये सैटेलाइट अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। निसार धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है। इसमें 2 अलग-अलग बैंड के रडार हैं। यही वजह है कि ये घने जंगल के नीचे भी आसानी से रडार के जरिए डाटा एकत्र करेगा। अगर निसार की खासियत की बात की जाए तो ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। इसके साथ ही हर मौसम में HD क्वालिटी में दिन रात के आंकड़े प्रदान करेगा। 2392 किलोग्राम वजनी निसार एक अनूठा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निसार मिशन पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि धरती पर जमी बर्फ कितनी है, जमीन कैसी है, इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है, समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ रहा है और भूजल स्तर में क्या बदलाव हो रहे हैं। दरअसल निसार की लॉन्चिंग इसरो और नासा की तकनीकी टीमों के बीच पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से चल रहे मजबूत सहयोग का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा निसार। तपस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय लेले, अंतरिक्ष विशेषज्ञ IDSA से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे खास बुलेटिन नया सवेरा में जुड़ने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं तपस से। तपस, 30 जुलाई को होगा लॉन्च, यानी कि लास्ट मिनट तैयारियां इस वक्त हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फरवरी में US वॉशिंगटन गए थे, तब ये जो साल है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है US इंडिया सिविल स्पेस कोऑपरेशन के हिसाब से। और वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई थी। उसी का ही एक नतीजा है ये निसार में ही इसका सार है, क्योंकि नासा का N है, इसरो का I है और सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये ऑप्टिकल रडार से थोड़ा अलग है। ये बहुत ज्यादा एक अलग तरीके से 3D वर्जन जो है एक देता है। और इसकी जो खूबी ये है कि सबसे महत्वपूर्ण कि आपको पूरा एक 360 डिग्री एक आपको पूरा एक जो पूरा पृथ्वी का एक अवलोकन देखता है, एक मैपिंग करके देता है, खास तौर से उन जगहों का जहां पे अभी तक जो लोग हैं, जो मानव है, हम लोग जो एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, जैसे अंटार्कटिका में बात की जा रही है कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है वो पिघल रही है। कितनी पिघल रही है, कितनी हद तक पिघल रही है, कितना उसका इम्पैक्ट रहा है, उसको जानने के लिए ये जो सिंथेटिक एपर्चर रडार है ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। और ये जो सैटेलाइट है ये भारत, इसरो और नासा के बीच का ये जो महत्वपूर्ण दोनों इंस्टीट्यूट हैं, इन दोनों के बीच ये बहुत अहम कड़ी है। तो
बिल्कुल निसार से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। आप सोच सकते हैं करीब करीब ये 80 टेराबाइट एक दिन में इंफॉर्मेशन निकालेगा। ये 80 टेराबाइट इंफॉर्मेशन एक दिन में आप समझ सकते हैं हमारे नॉर्मल कंप्यूटर बिल्कुल यकीनन बेहद महत्वपूर्ण। अजय लेले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं इसरो, नासा और इनकी तमाम इन दोनों देशों की तकनीकी टीमों का करीब 10 वर्षों से ज़्यादा की मेहनत का परिणाम है ये निसार। सरल भाषा में हम समझना चाहें किस तरह से ये बेहद खास है और जिस तरह के वैज्ञानिक इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं, जिस जानकारी विज्ञान के तहत इस पृथ्वी को सहेजने में इस्तेमाल हो सकती है, उस लिहाज से क्रांति रचता नजर आएगा ये सैटेलाइट। मेरे विचार से ये सैटेलाइट का महत्वपूर्ण है उसकी दो वजह हैं। एक तो ये एक इंडो यूएस कोलैबोरेशन का हिस्सा है। हाल ही हमने देखा था कि हमारा एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, वो भी इंडो यूएस स्पेस कोलैबोरेशन का आउटपुट था। और ये सैटेलाइट एक बहुत महत्वपूर्ण सैटेलाइट है। इसके ऊपर काफी दिनों से, जैसा आपने कहा, काम चल रहा है। इनफैक्ट ये थोड़े दिन पहले लॉन्च होने वाला था। सैटेलाइट इंडिया में आ भी गया था, लेकिन कुछ खराबियों के कारण वो दोबारा यूएस भेजा गया था और वो वापस आ गया है। इस सैटेलाइट की खूबी ये है कि इसको एक जो सेंसर बोलते हैं सिंथेटिक एपर्चर रडार, वो सेंसर है। बेसिकली आपके ऑप्टिकल सेंसर्स आपका खराब मौसम में, आपके रात के समय में अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, तो आपको एक 24/7 ऑल वेदर सेंसर की जरूरत है। ऐसा ये सेंसर भारत ने डेवलप किया है। इनफैक्ट जब मुंबई अटैक्स हुए थे 26/11, उसके बाद भारत ने ये टेक्नोलॉजी इजराइल से ली थी। उसके बाद इसरो ने अपने बलबूते पे ये टेक्नोलॉजी विकसित की है। और ये जो सैटेलाइट है, इसकी खूबी ये है कि ये पहला ऐसा सैटेलाइट होगा कि जिसमें 2 रडार्स होंगे। सो इसमें से जो एल बैंड है वो नासा का है, एस बैंड इसरो का है। आपका क्लाइमेट चेंज के जो मेजर चैलेंजेस है उसको ये सैटेलाइट बहुत अच्छी मात्रा में एड्रेस करेगा। बेसिकली आपका अंटार्कटिका ग्लेशियर जो आइस कवर है, आपका सी आइस भी होता है, तो ये सब के बारे में ये जानकारी देगा। इसका रेजोल्यूशन 5 से 10 मीटर का है। शायद ये 1 महीने में 7 या 8 पासेस भी दे सकता है। सो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। खाली आइस कवर के बारे में भी नहीं, डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी है। जैसे जंगल तोड़ हो रही है, हमें पता लगना चाहिए कि कहाँ पे क्लाइमेट चेंज के वजह से हीट आइलैंड्स बन रहे हैं। सो काफी सारी जानकारी जो वेदर और क्लाइमेट के बारे में है वो ये सैटेलाइट देगा। और मेरे विचार से ये दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट है जो इतनी डिटेल्ड जानकारी देगा। बिल्कुल यकीनन हम कह सकते हैं अजय जी, जिस तरह से अंतरिक्ष में भारत की ये बहुत बड़ी छलांग साफ तौर पर है, उसी तरह से ये एक तरह का वैज्ञानिक मिशन नहीं बल्कि हम कह सकते हैं आने वाले समय में जिस तरह की जानकारियां हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, सैकड़ों जिंदगी बचाने में भी ये सैटेलाइट अहम साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये सैटेलाइट अगर हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में तो बहुत बड़ी मात्रा में काम आएगा। क्योंकि आजकल आपके डिजास्टर्स होते हैं, सडनली क्लाउड बर्स्ट होता है, हेवी बारिश हो रही है, आपके अगर पूरे ग्लेशियर्स देखेंगे तो ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो रहा है, इसलिए सी लेवल राइज भी हो रहा है। सो आपके जो डिजास्टर्स है, अर्थक्वेक से रिलेटेड डिजास्टर्स हो गए, फ्लड्स के रिलेटेड डिजास्टर्स हो गए, उसके बारे में भी ये जानकारी देगा। और बाकी लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस क्या हो जाएंगे, उसके लिए हमें जो अध्ययन करने की जरूरत है, उसके लिए हमें जो डेटा चाहिए वो कंटिन्यूअस फेज पे ये डेटा दे देगा, जिससे हमारे आने वाले जो मैथमेटिकल मॉडल्स होंगे वो अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनेंगे, जो हमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज कैसे हो जाएगा, हमें क्या क्या खबरदारियां बरतनी है। बिल्कुल अजय जी, जैसे आपने कहा कि इस बार पहली बार ऐसा सैटेलाइट है जिसमें 2 रडार का इस्तेमाल हुआ है। इसमें एक भारत का है और एक नासा का, और साथ ही जो इस तरह की तकनीक स्वैप SR तकनीक की बात हो रही है वो भी शायद पहली बार उसका इस्तेमाल हुआ है इस सैटेलाइट को बनाने में। 30 तारीख को इसके लॉन्च का समय मुकर्रर किया गया है। आखिरी क्षणों में किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, किस तरह के सवालों के साथ यहाँ पर दोनों एजेंसीज इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही हैं? अगर आप देखेंगे तो 15 मई को ये सैटेलाइट हमारे लॉन्च पैड पे पहुंच गया है। आफ्टर दैट उसको हमें मैरी करना है हमारे लॉन्च सिस्टम से, रॉकेट से, और उसके बाद 30 जुलाई को इसका लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। उससे पहले एज यूजुअल
ये पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है। अराउंड 750 किलोमीटर्स के करीब अल्टीट्यूड पे इसको पोजीशन किया जाएगा। आने वाले दिनों में थोड़ा समय लगेगा इसको फुल्ली ऑपरेशनल करने में, क्योंकि ये सब तकनीकी प्रोसेसेस हैं, वो रूटीनली चलती रहती है। और इतने साल इसरो ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन अब PSLV लॉन्चेस, बाकी जो सब लॉन्चेस इसरो करती है, अब इसरो ने उसमें माहिरी प्राप्त की है। तो मेरे विचार से हमारे पास अर्थ स्टेशन हैं, हमारे पास काफ़ी सारी सुविधा है जिससे हम सैटेलाइट का डेटा पिकअप कर पाएंगे और वो इमीडिएटली डेटा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा, जिसके तहत वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करेंगे क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया तपस इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ही अहम ये खबर इतिहास रचने की तैयारी में है इसरो और नासा और निसार का ये लॉन्च। यकीनन जब विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जब एक साथ आते हैं तो यकीनन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आइए यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो आज सुबह एक बार फिर हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आज सुबह लगभग 6 बजे रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटकों से जानमाल के नुकसान की कहीं कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में लगातार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और इस दौरान कांवड़ यात्रा की विशेष रौनक दिखाई दे रही है। शिव भक्तों से भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर कांवड़ियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। गंगा का जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर लौट रहे इन कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डीजीपी जम्मू कश्मीर, आईजीपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर का दौरा किया। 13 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 28 जुलाई से शुरू होगी। अधिकारियों ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जो हमारी बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हमारी विश्व बचाओ बजरंग दल द्वारा जो शुरू होने जा रही है, उसी सिलसिले में आज यहाँ पे हमारे माननीय डीजीपी साहब, हमारे जीओसी और उसके बाद हमारे आईजीपी साहब और हमारे सीआरपी के आईजीपी साहब के साथ बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक और बेल्ट फोर्सेज के अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे। और उन्होंने यहाँ श्री बूढ़ा अमरनाथ जी में यहाँ पे एक मीटिंग ली है, रिव्यू मीटिंग ली है, और ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, इसके लिए उन्होंने सभी यहाँ के जो अधिकारी थे उनके साथ बैठ के पूरी रिव्यू मीटिंग ली है और हमें आश्वासन दिलाया कि यात्रा में किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी, यात्रियों को किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी हुआ। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और हमारे साथ जुड़ गई है भावना। गुड मॉर्निंग भावना, क्या है खास आज समाचार पत्रों में?
गुड मॉर्निंग जया। अगर आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें अखबारों के अलग अलग पन्नों में प्रकाशित हुई हैं। जो मुख्य खबर आज सभी अखबारों ने प्रकाशित की है वो है देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। जगदीप धनखड़ ने कल रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने कारण दिया है अपने स्वास्थ्य कारणों का। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लेकर सौंपा है। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ने शपथ ली थी और 10 अगस्त 2027 को उनका कार्यकाल समाप्त होना था, यानी कि अभी 2 साल बाकी थे। ऐसे में 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ दिल की बीमारी से जूझ रहे और स्वास्थ्य का कारण उन्होंने बताया अपने इस्तीफे का। आपको बताते हैं कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति से पहले बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और उनके करीब 2 वर्ष का कार्यकाल अभी बचा हुआ था। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होने लग गए हैं कि उपराष्ट्रपति ने क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि कल संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और पहले दिन की कार्यवाही के संचालन में राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संचालन किया था। अब आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। अगर राष्ट्रपति उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और अगर पद खाली रहने पर राज्यसभा के उपसभापति जो कि अभी हरिवंश जी हैं सदन की कार्यवाही का संचालन करते रहेंगे और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना इसमें जारी की जाती है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है। आपके अब ग्राहक यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे गोल्ड लोन और एफडी का पैसा। जी हाँ, कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नया रूल लागू किया है और ये रूल लागू हो रहा है 1 सितंबर 2025 से। ये रूल ये कहता है कि पेमेंट करने के लिए अब जो नए बदलाव किए गए हैं उसके जरिए अब आपको यूपीआई के जरिए गोल्ड लोन और एफडी का पैसा मिल सकेगा, यानी कि आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना बैंक जाए आप ये निकाल सकेंगे लोन का पैसा। तो ये एक अच्छी खबर है। अगली खबर का रुख करेंगे। नक्सलवाद के अंत के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और 2026 का वो लक्ष्य तय किया गया है जब नक्सलवाद को इस देश से समाप्त कर देना है। ऐसे में लाल आतंक को खत्म करने के लिए गढ़चिरौली में एक नई पहल शुरू की गई है। पुलिस ने वहां पर क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया और कोडिंग कर रहे हैं युवा, वेबसाइट बना रहे हैं युवा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनके जीवन में नई जो क्रांति आ रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि छात्रों को एआई टूल का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है, ऑटोमेशन और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी सिखाया जा रहा है। अगली खबर है नासा और इसरो के क्रांतिकारी प्रयास से जुड़ी हुई। 30 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है निसार श्रीहरिकोटा से 5:40 पर 30 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। JSLV F-16 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया जाएगा और ये जो उपग्रह है 12 दिन में दुनिया भर की सतह की जानकारी आपको देगा और इसका उपयोग भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, जंगलों और वनस्पतियों के बदलाव, समुद्री बर्फ, जहाज़ों की निगरानी और तटरेखा के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है देश में अगले 2 सालों में 51 नए क्रूज सर्किट बनाएंगे। केंद्र सरकार ने ये घोषणा कर दी है। क्रूज भारत मिशन के जरिए 2027 तक 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 51 नए क्रूज सर्किट शुरू करने की योजना बनाई गई है और इस बीच वाइकिंग क्रूज, भारत का रिवर क्रूज, बाजार में उतरने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। 2027 तक इसका संचालन भी शुरू हो जाएगा। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। छात्रों विद्यार्थियों से जुड़ी ये खबर है। CBSE ने कहा है और ये फैसला सुनाया है कि अब विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में शौचालय को छोड़ दिया जाए तो सभी स्थानों पर CCTV अनिवार्य कर दी गए हैं और इसके 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है कि शरारती असामाजिक तत्वों से सुरक्षा और दूसरा बदमाशी और अन्य अंतर्निहित खतरों के संदर्भ में बच्चों की समग्र भलाई के लिए CBSE ने ये फैसला सुनाया है। और अगर जाते जाते आखिरी खबर का रुख करें तो आखिरी खबर खूबसूरती से भरी हुई नजर आ रही। कल से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में संसद में दिखी है नारी शक्ति। ये खूबसूरत तस्वीर ये दिखा रही है कि भारत की आबादी किस तरीके से राजनीतिक दुनिया में भी अपना परचम लहराती हुई, फहराती हुई नजर आ रही है और संसद की नारी शक्ति अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है। तो जय, अगर आज की इन खबरों की बात करें समाचार पत्रों की, तो ये विभिन्न क्षेत्रों की कुछ खबरें हैं जिन्हें अखबारों में आज जगह मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। एक बार फिर नारी शक्ति को सलाम। और आइए देखते हैं अखबारों की सुर्खियों के बाद नया सवेरा में बात करते हैं किस तरह से दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर डालते हैं नजर।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग से जुड़े मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने के तुरंत बाद केस की सुनवाई कर रही संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोज पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, एलिसन बरोज टोटल डिजास्टर हैं। ये मैं उनके निर्णय को सुने बिना ही कह रहा हूं। परमाणु संयंत्रों पर हमले के बावजूद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से किया इंकार। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनका देश अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। अराक्ची ने इसे ईरान के राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मामला बताया। गाजा में विस्थापित परिवारों के शिविर में इजरायली गोलाबारी में 12 लोगों की मौत और कई लोग घायल। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि शाती शिविर के उत्तर में तैनात टैंकों ने विस्थापित परिवारों के तंबू पर 2 गोले दागे। आईएमएफ ने कल एक बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दूसरे नंबर की अधिकारी गीता गोपीनाथ अगस्त के अंत में अपना पद छोड़ देंगी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौट जाएंगी। गीता 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुई थी। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 24 जुलाई को लंदन में किए जाएंगे हस्ताक्षर। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे मौजूद। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 2027 तक 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 47 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 51 नए रिवर क्रूज सर्किट विकसित करने की योजना बनाई। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत के साथ सरकार का लक्ष्य रिवर क्रूज यात्रियों की संख्या 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बीमा वितरण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। भारत में उद्यम पूंजी निवेश वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 355 सौदों के साथ 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार इससे पिछली मार्च तिमाही में 456 सौदों के साथ 2.8 अरब डॉलर का वीसी निवेश हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष मई में 20.06 लाख सदस्यों का नेट एडिशन दर्ज किया, जो अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैप में। भारत की उभरती शतरंज इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल मैच उन्होंने खेलेंगी। अंतिम 4 में दिव्या का सामना पूर्व महिला विश्व चैंपियन चीन की तान जोंगयी से होगा। FIDE महिला विश्व कप के एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की कुनेरू हम्पी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लेई टिंगजी से होगा। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की युगीन सोंग को मात दी थी। कुनेरू हम्पी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में मेजबान टीम को DLS नियम के तहत जीत हासिल हुई थी। ऐसे में दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को झटका लगा। टीम के 2 खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह घायल हो गए हैं। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके बाएं घुटने में चोट लगी है, वे अब भारत वापस आएंगे। वहीं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी चौथे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। गुरुवार को बेकिनहैम में अभ्यास सत्र के दौरान अर्शदीप सिंह को बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। मेडिकल टीम उन पर नजर बनाए हुए है। खबरों के मुताबिक आकाशदीप का भी चौथे टेस्ट में खेलना मुश्किल। आकाशदीप को ग्रॉइन इंजरी हो गई है।
चयनकर्ताओं ने हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया। वे टीम के साथ मैनचेस्टर में जुड़ चुके हैं। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। नया सवेरा में आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो मिजाज मौसम के साथ ही नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आइए आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भाल पादरी में जहां पहली बार वन और पर्यटन महोत्सव बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। आइए प्रकृति से जुड़कर इन खूबसूरत लम्हों को जिए। आप लीजिए इन मनमोहक यात्रा का आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।